नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित एसएससी चैनल पर। तो आप सभी जानते ही हैं कि हमने हरियाणा ग्रुप डी के लिए संविधान की क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो आज इसमें हमारी हो जाएगी 4th क्लास, जिसमें कि हम ख़त्म करने वाले होंगे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ख़त्म करने वाले होंगे, मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बता ही दिया, एक सिस्टर ने बोला था कि वो प्रैक्टिस हमें साथ के साथ मतलब चैप्टर वाइज ही करवा दीजिए। और मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें 2 से 3 क्लास दूँगा बाद में, सारी पॉलिटी ख़त्म हो जाने के बाद, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ। जो भी हरियाणा में आए, हरियाणा ग्रुप डी या और अदर एग्ज़ाम हरियाणा का जो भी हुआ है उसमें आए हुए हैं। ठीक है? तो उन्हें जैसे ही वो रेडी हो जाएँगे, मैं स जब पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद सारे क्वेश्चन एक बार में ही करवा दूँगा। 1 से 2 से 3 क्लास लगाएँगे या 1-2 क्लास लगेंगी, उसमें ही सारे का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है? तो प्रैक्टिस की तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है? चलिए तो अब शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट कौन से भाग में? तो भाग 3 में बताया गया है किस चीज़ को? तो मौलिक अधिकारों को बताया गया है। कहाँ से? अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 को संविधान का क्या बोला जाता है? तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? भाग 3 को बोला जाता है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का विकास कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले तो पहला दस्तावेज मौलिक अधिकारों का पहला दस्तावेज तैयार किया गया था 1215 में। कहाँ पर? ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है। ब्रिटेन में किया गया था। और फिर क्या हुआ? किसने किया था पहला दस्तावेज तैयार? तो राजा जॉन द्वारा लिखित था। ये दस्तावेज लिखित था, इन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने? राजा जॉन ने। ठीक है। सेकंड दस्तावेज कहाँ पर जारी हुआ? तो 1689 बिल ऑफ राइट के नाम से प्रस्तुत किया गया। ये भी कहाँ पर किया गया? तो ब्रिटेन में ही किया गया। जो मौलिक अब आप ये देख लीजिए कि मौलिक अधिकारों का जो है ना विकास हुआ है वो ब्रिटेन से ही हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत में मौलिक अधिकार यूएसए से प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है। अमेरिका का संविधान कब बना? 1787, जब अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ठीक है। लागू कब किया गया अमेरिका के संविधान को? तो 1789 में लागू किया गया। मूल संविधान में जो अमेरिका का मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार क्या थे? वो नहीं थे। ठीक है। इनको कब जोड़ा गया? तो लागू हुआ गया 1789 में, और जोड़ा कब गया इन्हें? 1791 में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। कहाँ पर? तो अमेरिका के संविधान में। ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं तो अब आ जाएंगे अपने भारत पर। तो भारतीय संविधान में भाग 3 को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या हो जाएंगे? मौलिक अधिकार हो जाएंगे। मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हो जाएंगे। 6 कैसे हो जाएंगे? क्योंकि एक तो 19 के अंदर एक क्लोज आता था, उसको हटा दिया गया, और 31 को भी हटा दिया गया क्योंकि ये एक संपत्ति का अधिकार था। ठीक। तो 6 मौलिक अधिकार हो जाएंगे। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 51F व 31 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था जिसके द्वारा अनुच्छेद 19(1) का F और 31 को समाप्त कर दिया गया। कब? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसको कहाँ पहुंचा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को तो अनुच्छेद 300A में पहुंचा दिया गया, जो भाग 12 में है। तो भाग 12 में जोड़ दिया गया संपत्ति का अधिकार। इसे संवैधानिक अधिकार या लीगल राइट बनाया गया। अब लीगल राइट बनाने का कारण क्या था? तो बनाने के कारण यही थे कि अब जैसे कि हमारी संपत्ति है और यहाँ को सरकार गवर्नमेंट को कोई रोड निकालनी है। अब मैं क्या है, मैं अब अड़ जाऊंगा कि मुझे मेरी संपत्ति नहीं देनी। ठीक है। तो क्या होगा? तो ये देश का जो विकास हो रहा है उस विकास में क्या हो जाएगी? तो कहीं ना कहीं रुकावट या बाधा आ जाएगी। तो रुकावट या बाधा आ जाएगी इसमें। ठीक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हो जाएंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबको समान किया गया। जब समान करने के बाद उन्हें क्या दी गई? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देने के बाद देखा गया कहीं उनका शोषण तो नहीं हो रहा। अगर शोषण नहीं हो रहा तो फिर क्या बोलते हैं? उनको अपने धार्मिक धर्म को भी अपनाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद जब धर्म भी अपना ले तो अपनी संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकारों को भी अपनाने का अधिकार है। और और सबसे लास्ट क्या हो जाएगा? तो सबसे लास्ट हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो अब कौन कौन से? समानता का अधिकारी, राइट टू इक्वालिटी, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो 14 से 18 तक आर्टिकल, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कितने? 5 आर्टिकल ये हो जाएंगे।
जो किससे रिलेटेड है, जो समानता से रिलेटेड है। स्वतंत्रता का अधिकार ये कितने हो जाएंगे, तो ये 4 अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 ये कितने हो जाएंगे, ये 2 अधिकार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। तो कितने हो जाएंगे, तो ये भी 4 हो जाएंगे। कैसे कैसे, 25, 26, 27 और 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 4। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, ये अनुच्छेद 32 बताता है। कौन बताता है, तो अनुच्छेद 32 इसको बताता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं कि अब जो आर्टिकल अनुच्छेद 32 था, अनुच्छेद 32 के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए, जो किसके द्वारा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि अनुच्छेद 32 जो है ना, वो संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। तो पूछा जाता है आपसे कि संविधान की आत्मा व हृदय कौन से अनुच्छेद को बोला गया है, और दूसरा बोल पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया, ठीक है। तो अब बढ़ जाते हैं आगे, ये तो हमारी होगी बेसिक जानकारी, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, अब उसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 12। 12 में क्या बताई गई है, तो राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य मतलब कि भारत, जैसे कि बोला गया था कि भारत राज्यों का संघ है, उसी प्रकार से राज्य की परिभाषाएं बताई गई हैं। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, भारत राज्य की परिभाषा के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो राज्य की परिभाषा के अंदर आ जाएगा हमारा इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार आ जाएगा, ठीक है। संसद आ जाएगा, पार्लियामेंट आ जाएगा, राज्य सरकार आ जाएगा, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय आ जाएगा और अन्य निकाय आ जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए बढ़ जाते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो अब आ जाएंगे हम अनुच्छेद 13, ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है संसद मूल अधिकारों का संरक्षक है। जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या है, तो वो मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका एक बॉडीगार्ड की तरह है, एक संरक्षक है, जो हमें गारंटी देती है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, ठीक है। राज्य कोई भी ऐसा कानून, आर्टिकल 13 में ही क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 13 में ही यही चीज बताई गई है कि ये जो है राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं अगर उन पर कोई बात आती है, राज्य कोई भी ऐसा कानून कभी भी नहीं बना सकता जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए या कि हमारे मौलिक अधिकार सीमित हो जाए। अब इसमें कुछ अपवाद भी हो जाएंगे, जैसे कि वो लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, कहीं पर इमरजेंसी लगाई दी जाती है, तो वहां पे क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये तो एक चीज दूसरी हो जाएगी, उसे हम वहीं के वहीं पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या कहता है, कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18 तक हो जाएंगे। तो समानता कितने, समानता के कितने आर्टिकल हैं, तो समानता के 4 अनुच्छेद हो जाएंगे। कितने, तो 4 अनुच्छेद किसके हो जाएंगे, तो समानता के हो जाएंगे, ठीक है। आप राइटिंग पे थोड़ा मत जाइएगा भाई, क्योंकि राइटिंग थोड़ी ऐसी चल रही है, क्योंकि पेन अभी हमारा ख़राब हो चुका है। तो जैसे ही पेन आ जाएगा हम फिर से अच्छे से मतलब लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 में क्या बोला गया, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण, यानी कि हमें विधि यानी लो के समक्ष जो है समानता, हमें लो है वो सबके लिए इक्वल है, और लो जो है प्रोटेक्शन जो देगा वो भी सबको इक्वल ही देगा। ऐसा नहीं है कि जिसको कोई बड़ा आदमी है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, या छोटा है तो उसके लिए लो अलग हो जाएंगे, नहीं, लो सबके लिए एक होंगे, इसमें बताया गया है। ये इक्वालिटी बिफोर लो जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लो, ये कहाँ से, इसको कहाँ से लिया गया है, इससे यूएसए से लिया गया है। लेकिन आज अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे, खैर इनका मतलब तो कुछ नहीं है, ना कोई लो है ना कुछ चीज़ है, बस क्या ही बोल सकते हैं। अब अपवाद आ जाएंगे कुछ, जो ये बताए गए हैं कि सब समान हैं, इसमें कुछ अपवादित चीजें आ जाती हैं। जैसे कि अनुच्छेद 61 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं कुछ, ठीक है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत किसको, ये सांसद जो होते हैं, हम जिनको वोट देकर भेजते हैं, एमपी, इन्हें भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 194 के अकॉर्डिंग एमएलए व एमएलसी के विशेष अधिकार हो जाएंगे,
ठीक है, अब इनके विशेष अधिकार क्या हैं? अब जैसे कि सत्र हमारे कितने सत्र होते हैं? 3 वे होते हैं सत्र। कौन-सा? एक तो मानसून हो जाएगा जो अभी फ़िलहाल में चलने वाला है। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा शीतकालीन और एक क्या हो जाएगा? ग्रीष्मकालीन, जो गर्मियों में चलता है। तो 3 सत्र होते हैं संसद के, ठीक है? तो संसद के सत्र से 40 दिन पहले, यानी कि जैसे कि अब कोई संसद का सत्र 40 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। अगर राष्ट्रपति या कोई क्राइम भी कर दे ना, तो उसे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है? ये क्या हो जाएँगे, ये कुछ जो हमारे सांसद हैं और ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं, उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं अनुच्छेद 14 को प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या 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 बोला जाता है? तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है किसको? आर्टिकल 14 को। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कौन से आर्टिकल या कौन से अनुच्छेद को बोला जाता है? तो आप क्या बोल देंगे? आप बता देंगे कि अनुच्छेद 14 को बोला जाता है। अब इस पर ही क्या हो जाएँगे, अनुच्छेद 14 को लेकर एक केस हुआ। कौन-सा केस हो जाएगा? मेनका गांधी बनाम भारत संघ हो जाएगा। ये कब किया था? ये कब हुआ था केस? तो ये 1980 में हुआ था। ठीक है? अब आ जाते हैं अपने अनुच्छेद 15 में। तो समानता में आप ये याद रखिएगा कि सबको इक्वल रखा जाएगा, समानता समान रखा जाएगा। किसी भी जाति, लिंग आधार, धर्म, वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 में हमें यही चीज़ बताई जाती है। जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप जैसे कि देखते हैं कि पहले क्या होता था कि गले में वो घड़ा टाँग दिया जाता था और बोला जाता था कि ऐसे बोलना है कि आपको कि मैं अछूत हूँ, अछूत हूँ। ये सारी चीज़ों को आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग इनको खत्म कर दिया गया। अगर कोई भी जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर किसी को किसी भी रेस्टोरेंट या किसी सार्वजनिक जगह पर जाने से रोकता है, तो ये उस इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, जो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है और उसके लिए वो इंसान क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। ठीक है? अब बढ़ जाते हैं हम आगे अपनी अगली स्लाइड पर। तो अनुच्छेद 15 के 2 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 15 के 2 उपरोक्त आधारों पर किसी तालाब, दुकान, होटल या सार्वजनिक स्थान आदि में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, अनुच्छेद जो समानता के अधिकार है ना, बस आपको इतना दिमाग में बैठा लेना है, जो समानता है ना उसमें समानता ही दी जाएगी। किसी से भेदभाव नहीं होएगा, ना स्त्री पुरुष में होगा, ना किसी भी चीज़ में, ठीक है? ये थोड़ा अगर आप लॉजिकली चलोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएँगे, वरना ये इतनी आसानी से याद नहीं होने वाले। ठीक है? अब आ जाते हैं हम अनुच्छेद 15 के 3 में। अनुच्छेद 15 के 3 में क्या बोला जाता है? राज्य, महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है। यानी कि बोला जाता है कि अनुच्छेद 15 का 3 जो है, उसमें बोला गया है कि राज्य जो है, अपनी इच्छा अनुसार किसी जो राज्य में महिलाएँ हैं और बच्चे हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है? वही चीज़ हो जाएगी कि अब महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है। ख़ैर इक्वल तो कोई भी नहीं है, ये तो बोलने के लिए ये सारी चीज़ें, पर फिर भी हमें जितना याद करना है, हम उन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, ठीक है? अब महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, क्या होता था? महिलाएँ होती थी जिन्हें घरेलू हिंसा के चलते हुए आप आज भी आप देखेंगे कि उन्हें मार दिया जाता था या लड़ाई झगड़े में उनकी हत्या कर दी जाती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए एक क्या बनाया गया? एक अधिनियम आया, जो कब आया? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, जिसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था 2005 में। कब? तो 2005 में। आप इतना ही इसको याद रखेंगे, ठीक है? अनुच्छेद 15 के 6 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 15 के 6 में बताया गया है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, जो 2019 में जोड़ा गया था। तो 103वां संविधान संशोधन कब हुआ हमारा? तो 2019 में हो गया, जिसमें क्या जोड़ा गया? ईडब्ल्यूएस, जो अपने जनरल कैटेगरी से लोग आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कुछ गरीब लोग भी हैं। तो उन गरीब लोगों के लिए क्या किया गया? एक विशेष प्रावधान लाया गया, जिसमें बोला गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% का शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर शैक्षणिक संस्थान है, तो ईडब्ल्यूएस जिनके पास ईडब्ल्यूएस है, उन्हें 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे अब लेटेस्ट दिल्ली पुलिस की और एसएससी जीडी की इनकी आंसर कीज़ या रिजल्ट आते हैं, तो उनमें जर्नल की कट ऑफ अलग होती है और ईडब्ल्यूएस की अलग होती है, ठीक है? उसी तरीके से हैं ये, जबकि
जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो होते जर्नल के अंदर ही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब अपनी अगली स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन में समान अवसर से क्या मतलब है कि सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियों में समान अवसर क्या बोला गया अनुच्छेद 16 में कि जो भी बच्चे हैं सबको समान अधिकार दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। लेकिन फिर से कुछ यहाँ पर वो आ जाते हैं क्या अपवाद, जैसे कि एससी को अलग वो दिया गया है, क्या बोल रहे हैं, रिजर्वेशन दिया गया, ईडब्ल्यूएस को अलग। ठीक है, इसी तरीके से है, लेकिन बोला गया है अनुच्छेद 16 में कि सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 16 के क्लोज 4 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 16 के 4 में क्या बताया गया? राज्य को अधिकार है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकते हैं। अब एक राज्य है, उसमें क्या है कि ओबीसी की इतनी वो है आबादी और एससी की इतनी है, और उसके आधार पर राज्य जो है आरक्षण दे सकता है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए अब ये बताया गया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब अनुच्छेद 16 का 6। तो 16 के 6 में क्या बोला गया है? तो 16 के 6 में बोला गया है 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में, इसको 16 के 6 को जोड़ा गया। ईडब्ल्यूएस के 10% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में भी दिया जाएगा। पहले क्या बोला गया था? पहले बोला गया था कि जो है कि ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो 10% का आरक्षण देंगे। लेकिन बाद में इसी में ही क्या आया, तो 103वें संविधान संशोधन 2019 में ही क्या आया कि सरकारी नौकरियों में भी 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुच्छेद 17 पर। अनुच्छेद 17 क्या बताता है? अस्पृश्यता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। तो देखा जाता है कि भाई जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जब वो अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो क्या होता था, सब बच्चे अपने बैग हटा लेते थे कि इसकी परछाई भी हमारे उस पर बैगों पर ना पड़ जाए, नहीं तो वो अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को खत्म कर दिया गया किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा। अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम कब लाया गया? 1955 में लाया गया। तो इस अधिनियम, एक अधिनियम लाया गया अस्पृश्यता का अधिनियम, जो कब? 1955 में लाया गया। अब ये जो अधिनियम आया था 1955 वाला, इसमें कब? 1976 में ही इसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और इसको क्या बना दिया गया? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। ठीक है, जिसके थ्रू हम सभी को अधिकार मिलते हैं। 1955 के सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट को ही 1976 के संविधान 1976 में जो संशोधन किया गया, कौन से में? अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम में ही, तो उसको बदलकर क्या कर दिया गया? 1955 वाले को ही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं अब आगे। अनुच्छेद 18 में क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 18 में हो जाएगा उपाधियों का अंत। तो जैसे कि आपने देखा होगा प्राचीन इतिहास में वो ले लेते थे टाइटल, महाराज धीराज, और क्या युग का विजेता, सिकंदर सानी, इस तरीके की उपाधियां ले लेते थे। तो अनुच्छेद 18 में क्या बोला गया कि उपाधियों का अंत, कोई भी इस तरह की उपाधि नहीं ले सकता। कभी कोई बोल दे कि मैं कौन हूं, मैं महाराज अधिराज हूं, ठीक है, इस तरह की कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। उपाधियां लेकिन ली जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इस तरह की उपाधि जो ये ली जा सकती हैं, पर जो को है क्या है, अलग ही कोई स्पेशल उपाधि नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो और आगे आ जाते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के हमें कितने अधिकार दिए गए हैं? तो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं राइट टू फ्रीडम 19 से 22। ठीक है, कितने हैं? 19, 20, 21 और 22, कितने अधिकार हो जाएंगे? तो 4 अधिकार स्वतंत्रता के हो जाएंगे। अनुच्छेद 19 का 19 वन का क्लो 19 वन और सब क्लोज ए में क्या बताया गया? वाक एवं अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है कि हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोल, इसमें क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है, ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता है, जानने का अधिकार है, और शांत रहने का अधिकार है। यानी कि अगर हमसे कोई किसी सवाल को पूछ रहा है तो हमें शांत रहने का भी अधिकार है, वो हमें फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए। हम बोल भी सकते हैं या नहीं भी बोल सकते, ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार हो जाएगा। पर आप अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो उसकी
ऐसी हालत कर दी जाती है पुलिस के द्वारा। तो इसलिए बचिएगा, कभी आप यही सोचे कि हाँ भाई हमारा अधिकार है और बोल दें मोदी जी के खिलाफ और आपको मतलब तारे ही गिनवा दिए जाएं पुलिस के द्वारा। ठीक है। इंटरनेट का प्रयोग, जो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एक और हो जाएगा इंटरनेट का प्रयोग, कि सभी लोगों को इंटरनेट का प्रयोग करने का अधिकार है। इसको कब जोड़ा गया, तो इसे 2017 में जोड़ा गया। कौन से में, तो अनुच्छेद 19 का क्लोज 1 और सब क्लोज ए में जोड़ा गया था। ठीक, अब आगे आ जाएंगे हम 19 का 1 सब क्लोज बी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाकर शांतिपूर्वक कोई जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं या सम्मेलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या पीछे कट्टा लगा रखा है और पहुंच गए धरना प्रदर्शन करने, फिर तो मामला खराब हो जाएगा। तो शांतिपूर्ण हम क्या कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 का सी, अनुच्छेद 19 1 का सी, सभा, संघ व सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अब आप इसको इस तरीके से देखिएगा कि पहले हमें बोलने दिया गया, बोलने के बाद हम स्वतंत्रता पूर्वक हमने क्या बना लिया, एक सम्मेलन किया, उसके बाद हमने सभा और संघ बना लिया, और उसके बाद क्या करेंगे, हम सभा संघ बनाने के बाद हम जब हमने बहुत सारा संघ बना लिया, तो अब क्या करेंगे, हम 19 वन के डी में, तो भारत में कहीं भी हम अब घूम सकते हैं। और जैसे ही कहीं घूमने जाएंगे, वहां रुकने के लिए भी तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो 19 वन के ई में क्या बताया गया है, तो 19 वन के ई में बताया गया है कि निवास या बसने की स्वतंत्रता। हम भारत के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकते हैं, बशर्ते कि उस राज्य की कोई और डिमांड, वो जो शर्तें हैं वो ना हो, वो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि आर्टिकल, जैसे कश्मीर था, कश्मीर में इधर के लोग जाकर ना ज़मीन खरीद सकते थे ना कुछ, तो उस तरीके की ये चीज़ें हो जाएंगी। अब जैसे कि हम घूमने गए हैं, हम वहाँ रुक भी गए, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, 19 वन के जी में क्या है, भाई अब रुक गए तो ऐसा थोड़ी है कि खर्चा ऐसे ही चलता रहेगा। किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता। अब व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो इससे ये मतलब नहीं है कि आप गांजा ही बेचने लग गए, इस तरीके के काम नहीं कर सकते। जो लीगल है उसी तरीके के काम कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 20 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 20 बताता है हमारा दो सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, दो सिद्धि से संरक्षण को बताता है। अनुच्छेद 20 का 1 क्या बताता है, कार्य कार्योत्तर विधियों का संरक्षण, विधियों में संरक्षण, कार्योत्तर विधियों में संरक्षण। और अनुच्छेद 20 का 2 क्या बताता है, ये बताता है दोहरे दोहरे दंड से आरक्षण। तो दोहरे दंड से आरक्षण कैसे, मतलब कि आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। जैसे कि आपने कोई अपराध किया और आपको एक बार सजा आपने भुगत ली, तो उसके लिए आपको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, 20 का 3 में क्या हो जाएगा, तो 20 के 3 में हो जाएगा स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो इसमें 20 के 3 में क्या बोला गया है कि हमें हमारे खिलाफ, आप देखते हैं कि पुलिस मारपीट करके क्या करवाती है, तो जबरदस्ती स्टेटमेंट ले लेती है कि हाँ भाई क्राइम हम नहीं किया है, लेकिन वो गलत है। आर्टिकल अगर आप अनुच्छेद 20 के 3 को देखेंगे, तो उसमें बोला गया है कि हमें जो है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाएंगे अनुच्छेद 21 पे। अनुच्छेद 21 क्या हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, हमें चिकित्सा की सहायता का वो है अधिकार है, स्वच्छ पानी का, विदेश जाने की आज़ादी है, सोने की स्वतंत्रता है, और शादी करने की आज़ादी है। ठीक है, अब ये किसके अंतर्गत बताया गया था, अनुच्छेद 19 वो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब ऐसा नहीं है, अगर आपको ये मौलिक अधिकार जानने हैं ना, अब ऐसा मत कर देना कभी अपने घर वाले बोल रहे कि आप किसी काम को करो और आप बोल दो नहीं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें सोने की स्वतंत्रता है, ना तो सारे अधिक मौलिक अधिकार घर वाले 1 मिनट में गायब कर देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़ा बचिएगा, कभी आज आप पढ़ के जाकर अपने घर वालों को ही आंखें दिखाने लग जाओ। ठीक, अब बढ़ जाते हैं हम आगे। अनुच्छेद 21 क्या में क्या बताया गया है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन का, ये क्या है, ये कानून अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 में। इसमें क्या बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो क्या बताया गया
कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी ज़रूरी है, ठीक है? ये कर्तव्य है किसका? बच्चों के माँ-बाप माता-पिता का, ठीक है? अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का अधिकार। गिरफ्तारी गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। अगर आपको पुलिस पकड़ने आ जाती है तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या होगा, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तारी का कारण बताएगी और उसमें भी क्या होगा 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा आपको। ऐसा नहीं कर सकती पुलिस कि आपको कहीं रफू चक्कर कर दिया या इधर-उधर ले गए। बेशर्ते इसमें क्या होगा, इसमें आने और जाने का जो समय है वो काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको 24 घंटे के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, अपनी मर्ज़ी से वकील करने का अधिकार है और बचाव का अवसर मिलेगा। यानी कि आपने अपना वकील किया और आपको पूरी स्वतंत्रता या आपको पूरे अवसर मिलेंगे खुद को डिफेंड करने के या बचाने के। अब शोषण के विरुद्ध अधिकारों में कौन-कौन से आ जाते हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? तो कि कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 23 और 24 हो जाएँगे। कितने अनुच्छेद हैं इसके? तो 2 अनुच्छेद हो जाएँगे। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? मानव दुर्व्यापार दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध, ठीक है? तो इसमें क्या बताया गया है? बेगैरी या बंधुआ मजदूरी जो है वो गलत है। इसमें बताया गया अनुच्छेद 23 में कि कोई भी इंसान जो है आपको बंधुआ बनाकर मजदूरी नहीं करवा सकता, जो छोटे बच्चे हैं उनसे बाल श्रम नहीं करवा सकता। जैसे आपको बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है? ये उनका मौलिक अधिकार है। तो उन बच्चों को जो है किसी भी बालात श्रम या ऐसी किसी भी उसमें नहीं लगाया जा सकता जहाँ पर उनकी जान को रिस्क हो। अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया है? बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। ये आ गया अनुच्छेद 24 जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 24 में। अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी काम में या किसी जोखिम भरे किसी फैक्ट्री में या किसी क्या बोलते हैं माइनिंग में अगर काम करा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक अपराध हो जाएगा जिसके लिए आपको सज़ा भी मिल सकती है, ठीक है? वो उस बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा, ठीक है? तो किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना, हमें प्यार से रहना है, सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है? और भाई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप प्रैक्टिस के लिए हमें बता सकते हैं या आपका जो भी सजेशन हो, वो आप हम तक ज़रूर पहुँचाइए। जैसे भी आप पहुँचाइए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस क्लास के नीचे ही कमेंट कीजिए। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर आप कहीं भी हमें अपना जो है सजेशन पहुँचा सकते हैं। और ये मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपका जो दिया गया सजेशन है, अगर हमें लगेगा या उसमें करने कोई संशोधन करने की ज़रूरत होगी, तो हम उसको अवश्य करेंगे, ठीक है? उसे इग्नोर नहीं किया जाएगा और छोटी जो थोड़ी बहुत गलती बोलने में या किसी और चीज़ में लेकर होती है, तो उसके लिए आप हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक है? भार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो एक उसमें हो जाएगा, ये 25 से 28 तक हो जाएगा। तो कितने अधिकार हो जाएंगे धार्मिक स्वतंत्रता के? तो 4 अधिकार हो जाएंगे। अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 25 सॉरी अनुच्छेद 25 कि क्या अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, जैसे कि सिख अंतःकरण में क्या हो जाएगा? सिख जैसे सिख कृपाण रखते हैं तो उन्हें कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी जाएगी। जैन संलेखना या संथार प्रथा में प्राण त्यागना। अब इसमें क्या है कि जैन जैसे संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं, तो ये उनकी क्या हो जाएगी? ये उन्हें अधिकार दिया जाएगा किसके द्वारा? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा, ठीक है? अब आगे बढ़ जाएंगे हम। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें बताई गई है? तो अनुच्छेद 26 में कि हम किसी भी धार्मिक कार्य जैसे कि जागरण होते हैं या और भी कोई है, कोई यात्रा है, उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता को बताया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। यानी कि ये बोला गया है कि अगर हम 10 लाख रुपए किसी या 20 लाख रुपए किसी धार्मिक कार्य के लिए देते हैं, तो हमारे और 20 लाख रुपए जो हैं उन पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? कर से मुक्ति हमें मिल जाएगी। धर्म के प्रचार हेतु किए गए खर्च पर कोई कर नहीं लगेगा। जो धर्म के लिए हमने प्रचार-प्रसार पर पैसा खर्च किया है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद 28 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 28 क्या कहता है?
शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। जो अनुच्छेद 28 है वो क्या बोलता है, शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनकी स्वतंत्रता को बताता है। किसी ऐसे शैक्षणिक संस्थान में जिसमें राज्य द्वारा संचालित किया जाता है किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। बोलने का मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट द्वारा या राज्य सरकार द्वारा कोई भी स्कूल चलाया जा रहा है तो उसमें ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, इस प्रकार की कोई भी जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन इसका एक अपवाद हो जाएगा, जो मदरसे हैं, कुछ मदरसे वो होते हैं जिनमें कि सरकार द्वारा वो पैसे दिए जाते हैं पर उनमें शिक्षा दी जाती है, लेकिन वो एक अपवाद हो जाएगा, हम उस पर इग्नोर करेंगे और अपने काम इस पे आगे अपनी अगली स्लाइड पर बढ़ जाएंगे। संस सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधित अधिकार। जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधित अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 से 30 तक हो जाएंगे। कौन कितने, तो 2 हो जाएंगे। इसमें क्या क्या बताया गया है, अनुच्छेद 29 में क्या बोला गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक हैं हमारे माइनॉरिटीज हैं, जैसे एससी एसटी हो गए, ठीक है, सिख हैं, तो उन्हें क्या, उनके हितों उनको संरक्षित किया जाएगा। उनकी जैसे कि लैंग्वेज है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, लिपि है और उनकी संस्कृति यानी कल्चर है उसको भी जो है संरक्षित किया जाएगा। ठीक, अब बढ़ जाते हैं आगे। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 30 में हो जाएगा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना। क्या अनुच्छेद 30 के द्वारा क्या बताया गया है, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना। भाषाई आधार क्या हो जाएगा, भाषाई हो जाएगा और धार्मिक हो जाएगा। भारत में कुल कितने, तो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हो जाएंगे। जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज के अंदर कौन कौन आते हैं, तो कौन हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। ये किस में आते हैं, तो ये माइनॉरिटीज में आते हैं। अब जैसे कि ईसाई हैं, ईसाई अपना कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, स्कूल अपना खोल सकते हैं, किसके, अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग। ठीक, अब बढ़ जाते हैं हम आगे, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। क्या करता है, 5 रिट जारी करता है। ठीक, उसमें कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हैबियस कॉर्पस। कॉर्पस इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा और क्या है कि पुलिस ने उसे प्रस्तुत नहीं किया, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा कि भाई जिस व्यक्ति को आप लेने गए थे या लेकर आए हो उसे, उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। ठीक, उसके बाद क्या आ जाता है, परमादेश आ जाता है, मैंडमश। ठीक, उसका इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी कार्य के लिए कार्य को नहीं करता और वो उस पद पर बैठे हुए भी उस कार्य को नहीं करता, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, कौन सी, परमादेश, यानी कि हम तुम्हें आदेश देते हैं कि आप अपने काम को ठीक से क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, अर्थ क्या हो जाएगा इसका, मना करना। ठीक है, मना करने से इसमें क्या हो जाएगा, मना कर देना, किसी कार्य को मना कर देना क्या हो जाएगा, प्रतिषेध या क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, उत्प्रेषण। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा उत्प्रेषण का, तो पूर्णतः सूचित करना या मंगवाना, सूचना को मंगवाना या पूर्णतः सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना या मंगवाना, सारी चीजें हो जाएंगी इसमें। अधिकार प्रक्षा, क्यों वारंटो, अधिकार प्रक्षा क्या हो जाएगा, तो अधिकार प्रक्षा हो जाएगा क्यों वारंटो। अब आपने देखा कि कोई जैसे कि बाइक की चाबी निकाल लेता है, आपकी अगर आपने नहीं रोकी तो बाइक की चाबी निकाल लेता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वहां से एक रिट जारी करेगा, अधिकार प्रक्षा कि क्यों वारंटो, आपने किस अधिकार से, आपको इस चीज का अधिकार है। जैसे कि किसी कांस्टेबल को क्या है, चालान काटने का अधिकार नहीं है तो वो नहीं काट सकता, अगर वो काटता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, भाग 3 के अपवाद कौन कौन से हो जाएंगे, भाग 3 के अपवाद, अनुच्छेद 33 में संविधान के भाग 3 का अपवाद गठित करता है। अनुच्छेद 33 जो है वो संविधान के भाग 3 को अपवाद घोषित करता है। इसमें शामिल हैं क्या, सशस्त्र बल के सदस्य, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्य और सूचना ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो।
इसमें क्या है, ये जो अधिकार हैं हमारे मौलिक अधिकार, ये किस किस को, ये सशस्त्र बलों, कोई सैनिक है उसके मौलिक अधिकार अलग हो जाएंगे। अगर उनको भी सेम अधिकार दिए गए तो क्या होता, तख्ता पलट या और सारी चीजें भी हो सकती हैं, तो उनके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले इस पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ से हम अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए भाई आप मुझे बता दीजिएगा, अगर आप बोलोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी और जो है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य, इनको करवाने के बाद क्या है, एक आपका प्रैक्टिस सेशन लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो 4 क्लास हो जाएंगी, 5वीं हमारी क्लास किसकी हो जाएगी, तो वो प्रैक्टिस सेशन की हो जाएगी। ठीक है, पर आप अपनी आवाज़ को हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ठीक है भाई, और अगर कोई समस्या रही हो या कोई प्रॉब्लम या कोई फैक्ट मुझसे गलती से कुछ और भूल गया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, आई एम नॉट ए रोबोट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।